नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जॉन लॉक वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 4 पार्ट्स जॉन लॉक वीडियो सीरीज के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पहले वो चारों पार्ट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जॉन लॉक वीडियो सीरीज का 5th पार्ट है, जिसमें हम रीजन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है वो अभी कॉलेज में हैं, जो कि या तो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या करना चाहते होंगे, या फिर वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे। आप सबके अंदर एक बर्निंग डिजायर है कुछ कर जाने का, कुछ बन जाने का। हम सब के अंदर ये डिजायर है और हम सब बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं जो हमें इंस्पिरेशन देती हैं, जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें पढ़ के हमें लगता है कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है, अरे ये तो मेरे जैसा ही बच्चा है जिसने ऐसा कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी ही एक किताब के बारे में मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, और मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई उस किताब को पढ़े। वीडियो के एंड में मैं आपको इस बुक के बारे में पूरी डिटेल दूंगी कि ये बुक क्या है, किसने लिखी है और आप इसे कैसे खरीद सकते हैं। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेट ऑफ नेचर को, कि जॉन लॉक के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर क्या है, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है और जॉन लॉक के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर क्या है। आपको याद होगा अच्छे से, स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहां लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेट या गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जॉन लॉक के हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में लोग खुशी से रहते हैं, शांति से रहते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैशन भी है और उतना ही उनके पास रीजन यानी बुद्धि भी है, जो उन्हें गाइड करता रहता है कि वो दूसरों के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करें, जो उन्हें कुछ भी गलत करने से रोकता है, उनकी बुद्धि, उनका रीजन। तो जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई खुशी से रहता है, शांति से रहता है, आपस में एक दूसरे की मदद करता है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब स्टेट ऑफ नेचर में इतना अच्छा माहौल था, लोग इतने शांति से रह रहे थे, इतने खुशी से रह रहे थे, तो जरूरत क्या पड़ी सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपस में समझौता करके गवर्नमेंट बनाने की, स्टेट या गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। जब स्टेट ऑफ नेचर में, जहां पे कोई गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, लोग खुश थे, तो क्या जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट या स्टेट बनाने की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, आपस में समझौता करके। देखो, मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देती हूँ कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि लोग आपस में मिलकर के समझौता करते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट या एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाते हैं जो पूरे सिस्टम को गवर्न कर सके, रेगुलेट कर सके। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाने की, एक गवर्नमेंट बनाने की। यानी कि ये वही बात हो गई कि जब क्लास में सब बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड हैं तो क्लास मॉनिटर की जरूरत ही क्या है। सब आराम से बैठे हैं, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहा है, तो फिर क्लास मॉनिटर अपॉइंट करने की जरूरत क्या है। इसी के रीजंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जॉन लॉक बता रहे हैं कि क्या रीजंस थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट बनाना पड़ा। तो जॉन लॉक बता रहे हैं कि देखो, इंसान के अंदर रीजन भी है और पैशन भी है। उसके अंदर पैशन होने की वजह से वो उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो उसे खुशी देती है। एक्सट्रीम इमोशनल डिजायर है, पैशन है उसके अंदर। साथ ही साथ उसके अंदर रीजन यानी कि बुद्धि भी है, जो उसे गाइड करती रहती है कि क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें क्या दूसरों के साथ बुरा नहीं करना है, उनके अधिकारों की रिस्पेक्ट करना है, उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करना है। तो रीजन भी है इंसान के अंदर, पैशन भी है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाता है जहां पर इंसान का जो रीजन है वो दब जाता है, उसकी बुद्धि दब जाती है और उसका पैशन जो है डोमिनेट कर जाता है। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमें जरूरत है एक सेंट्रल अथॉरिटी की। यानी कि ये बात तो सही है कि इंसान के अंदर रीजन है, पैशन के साथ साथ इंसान के अंदर रीजन है, लेकिन पैशन भी है। तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है जब इंसान के अंदर का पैशन ज्यादा डोमिनेट कर जाए और इंसान अपने पैशन, अपने जुनून में आकर के कोई डिसीजन ले ले जो कि दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए गलत हो। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए, ऐसे सिनेरियो से बचने के लिए हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी की जरूरत है। हम सब कुछ इंसान के गुडविल और उसके अच्छाई पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब इंसान की अच्छाई, उसका रीजन, उसकी बुद्धि दब जाए और उसके अंदर का जो पैशन है, उसके अंदर का जुनून उसके ऊपर डोमिनेट कर जाए, उसके सर पे सवार हो जाए और वो कोई गलत डिसीजन ले ले जिससे दूसरों का नुकसान हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमें जरूरत है कि एक सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो। साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बता दूं कि जॉन लॉक कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में भी इंसान एक अच्छी जिंदगी बिता रहा है, वो बहुत शांति से रह रहा है, खुशी से रह रहा है। तो गवर्नमेंट की जरूरत सिर्फ लोगों को रेगुलेट करने के लिए है। तो हमें सारा अधिकार गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उसे एब्सोल्यूट बना दें एकदम कि तुम्हारे पास सारा अधिकार है, तुम जो चाहो कर सकते हो। नहीं, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में भी लोग खुश थे। कुछ मियाँ थी, कुछ इनकन्वीनियंसेस थे जो उन्हें फेस करना पड़ रहा था स्टेट ऑफ नेचर में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी उन्हें बनाना पड़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा पावर एकदम दे देंगे गवर्नमेंट को और उसको एकदम एब्सोल्यूट
बना देंगे, एकदम उसको जो है तानाशाह बना देंगे। नहीं, वो कुछ ही पावर उनको देंगे जिससे कि वो पूरे सिस्टम को रन कर सके और पूरा सिस्टम अच्छे से चल सके। इस चीज़ को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम रीजन डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने का क्या वजह बताया, क्या रीजन, क्या कारण बताया जॉन लॉक ने। तो उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर रीजन है और साथ ही साथ उसके अंदर पैशन भी है। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब इंसान के अंदर का पैशन डोमिनेट कर जाए और वो कुछ गलत डिसीजंस ले रहे। तो ऐसे सिचुएशन में एक सेंट्रल अथॉरिटी का होना जरूरी है जो उसको रेगुलेट कर सके और वो किसी के साथ कुछ गलत ना होने दे। जॉन लॉक और भी कुछ इनकन्वीनियंसेस बताते हैं जो कि स्टेट ऑफ नेचर में होता है। स्टेट ऑफ नेचर अच्छा है, लोग शांति में से रह रहे हैं, लेकिन कुछ इनकन्वीनियंसेस जो हैं, कुछ असुविधाएं होती हैं स्टेट ऑफ नेचर में जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। वो कहते हैं कि वहाँ स्टेट ऑफ नेचर में कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है जो लॉज यानी कि कानून को बना सके, एग्जीक्यूट कर सके और एजुडिकेट कर सके। यानी कि अभी आप जिस भी कंट्री में रह रहे होंगे वहाँ पर एक लेजिस्लेचर होता है, पार्लियामेंट होता है जो आपके लिए लॉज या कानून बनाता है, फिर एक एग्जीक्यूटिव होता है जो उसको इंप्लीमेंट करता है, और एक जुडिशरी होती है, लोगों को पनिशमेंट देती है। ये सारा काम जुडिशरी करती है। तो पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। लोग अपने हिसाब से जी रहे हैं, कोई नहीं है उनको बताने वाला कि तुमने गलत किया, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। सिर्फ उनके अंदर की बुद्धि ही उनको गाइड कर रही है कि ये सही है, ये गलत है। तो आपको पता है कि जब तक कोई अथॉरिटी आपके ऊपर काम नहीं कर रही होती है, आप ठीक से बात नहीं सुनते हो, आपको मन किया चोरी करने का, तो आप सबके सामने तो नहीं करोगे कि अरे नहीं ये दूसरों के लिए गलत है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो आपके अंदर का पैशन डोमिनेट कर जाए और आप चोरी कर लो। तो वहां पे कोई होना चाहिए जो आपको सजा दे, जो सबके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि आप चोरी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं था स्टेट ऑफ नेचर में। कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो कानून बना सके या कानून को इंप्लीमेंट कर सके या फिर सजा दे सके, पनिशमेंट दे सके। और क्या कमियां थी स्टेट ऑफ नेचर में? यही मेन कमी थी कि कॉमन अथॉरिटी एब्सेंट था। वहां पे कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी और हर कोई जो है वो नेचुरल लॉ यानी कि प्रकृति के नियम को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा था, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा था। देखो, हमें पता है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग नेचुरल लॉ यानी प्रकृति के नियम के हिसाब से काम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे लोगों को कोई ये बताने वाला नहीं है कि क्या है एक्चुअल में नेचुरल लॉ, क्या है एक्चुअल में प्रकृति का नियम है क्या। लोग अपने कन्वीनियंस, अपने सुविधा के हिसाब से नेचुरल लॉ को इंटरप्रेट कर लेते हैं या एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, अभी आप जिस भी कंट्री में रह रहे होगे, आप सब ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। अब उस लॉ को हर कोई फॉलो कर रहा है। अब कोई भी उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, वहां पर कोई ऐसा फिक्स लॉ नहीं है, नेचुरल लॉ है, प्रकृति का नियम है। अब जो है प्रकृति का नियम क्या है, आपके हिसाब से कुछ और होगा। आप कहोगे ये है नेचुरल लॉ, ये है प्रकृति का नियम, दूसरा इंसान कुछ और बोलेगा। तो हर कोई जो है वो नेचुरल लॉ को अपने सुविधा के हिसाब से इंटरप्रेट करेगा। मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो आप कहोगे कि ये मेरा राइट है, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उसका मर्डर किया। सामने वाला कहेगा नहीं, ये आपका राइट नहीं है, ये नेचुरल लॉ नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। तो हर कोई अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नेचुरल लॉ को इंटरप्रेट कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन में जरूरत थी एक ऐसे कॉमन अथॉरिटी की जो सबको ये बता सके, सबको रेगुलेट कर सके कि हम सब ने मिलकर जो डिसाइड किया था ना कि ये लॉ है, इस तरह से हमें काम करना है, उसे तुम फॉलो करो, अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही थी वहां पे। अब देखो, जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई जुडिशरी नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी जो लोगों को अरेस्ट कर सके गलती करने पे। तो वहां पे क्या होता था, देखो, अगर आपने मान लो स्टेट ऑफ नेचर में आप रह रहे हो, आपने किसी का मर्डर कर दिया, तो अब वहां पे कोई नहीं है जो बोल सके कि आपने गलती की और आपको सजा मिलेगी। तो आप गिल्टी होते हुए भी, दोषी होते हुए भी आप खुद को सजा तो कभी नहीं दोगे। तो जरूरत है वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी की जो आपको सजा दे, ताकि दूसरों के सामने एक एग्जांपल सेट हो कि अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी सजा मिलेगी। तो ये सारी कुछ कमियां थी स्टेट ऑफ नेचर में, जिसको दूर करने के लिए, जिसको सॉल्व करने के लिए लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, आपस में समझौता करके एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया जो लोगों को, पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर सके, पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो जाए जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए। आप ही सोचो, आप किसी कंट्री में रहते हो, इमेजिन करो कि वहां पे कोई गवर्नमेंट या स्टेट नहीं है, कोई नहीं है जो कि लॉज बनाए, कोई नहीं है जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, और कोई नहीं है जो पनिशमेंट दे जिसने कुछ गलत किया हो या उस लॉ को ब्रेक किया हो। ऐसे सिचुएशन में अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो कोई नहीं है जो आपको वो कानून या वो लॉ याद दिलाए कि आपको मर्डर नहीं करना है, और कोई ये भी नहीं है जो आपको बोले कि अब आपको सजा मिलेगी, कोई जुडिशरी नहीं है जो आपको पनिशमेंट दे। अब आप क्या करोगे, आप ही को सब कुछ करना है अपने रीजन और अपनी बुद्धि के हिसाब से। तो आप दूसरा अगर कोई मर्डर करता है तब तो आप अपनी बुद्धि
का इस्तेमाल करके बोलोगे कि हाँ तुमने गलत किया, लेकिन जब आपने खुद ही मर्डर कर दिया हो तो आप कहोगे कि आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे खुद को। बहुत रेयरली ही कोई होगा जो एक्सेप्ट करेगा कि वो गिल्टी है, वो दोषी है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि अब लोग स्टेट ऑफ नेचर से निकल कर बाहर आए और आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, समझौता करें, बातचीत करें और एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करें, एक सेंट्रल अथॉरिटी स्टैब्लिश करें जो कि पूरे सिस्टम को गवर्न कर सके और पूरा सिस्टम अच्छे से रन कर सके। यहाँ पे गवर्नमेंट के ब्रांचेस हो, एक जो लॉ बनाए, कानून बनाए, दूसरा जो उसको एग्जीक्यूट करे और तीसरा जो उस कानून को, उस लॉ को तोड़े उसको सजा दे सके, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये सारे रीजन जो है वो जॉन लॉक बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ अच्छा होने के बाद भी ये कुछ इनकन्वीनियंसेस, ये कुछ असुविधाएं थी जिसकी वजह से लोगों को स्टेट ऑफ नेचर से निकलना पड़ा और आपस में समझौता करना पड़ा, आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी और एक सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना पड़ा ताकि सिस्टम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रन कर सके, चल सके। तो इस पूरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्या था? एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना, क्रिएट करना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, आपस में समझौता करके, बातचीत करके। तो इस पूरे वीडियो में हमने समझा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रीजन क्या था। वीडियो को अभी बिल्कुल छोड़ के मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको वीडियो के एंड में मैं बताने वाली हूँ। तो इस पूरे वीडियो में हमने ये सब डिस्कस कर लिया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का क्या रीजन था। आने वाले वीडियो में हम पूरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियोरी को अच्छे से समझेंगे और वहां पे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, जो मैंने आपको बात वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी वो बुक की बात मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। उस बुक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। इस बुक का नाम है रुक जाना नहीं। ये एक IAS ऑफिसर है, निशांत जैन सर, जिन्होंने 2014 में UPSC का एग्जाम क्रैक किया था। इन्होंने ही एक किताब लिखी है रुक जाना नहीं। इस बुक में उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स की स्टोरी बताई है जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है। क्या क्या उनकी कहानियां हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स की कहानियां हैं इसमें। आप मतलब इसमें से कोई ना कोई ऐसी कहानी तो मिल ही जाएगी जिससे पढ़कर आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है। एकदम आपके और मेरे जैसे लोग जो ऐसे ही नॉर्मली हमारे जैसी जिंदगी बिताते हैं और वो कैसे स्ट्रगल करके उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया और कैसे वो IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स बने। बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी इस बुक में। मतलब ये एक ऐसी बुक है ना कि आपको पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा कि कोई हवा में बात हो रही है या फिर कोई आइडियल बात हो रही है जो आप कर ही नहीं सकते। पढ़कर लगेगा कि अरे ये तो मेरी कहानी है, अरे ये तो मैं हूं, मैं ये कर सकता हूं। अगर ये मुझसे भी खराब सिचुएशन में या मुझसे भी खराब इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड है और फिर भी इन्होंने ऐसा कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स की कहानियां इस बुक में है। निशांत जैन सर ने बहुत अच्छे से इसको लिखा है, इस बुक को। निशांत जैन सर ने खुद 2014 में ये एग्जाम क्रैक किया था, UPSC का एग्जाम, 13th रैंक आई थी उनकी। और ये बुक मात्र 150 रुपए की पतली सी किताब है। आप अगर इस बुक को खरीदते हो आपका एक एक पैसा सधेगा, कोई पैसा वेस्ट नहीं होने वाला है आपका। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर के इस बुक को खरीद सकते हैं। मात्र 150 रुपीज़ की ये बुक है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि ये बुक आप जरूर पढ़िए। मैंने खुद इस बुक को 2-3 बार पढ़ा है और मतलब मैंने अंडरलाइन करके रखा है। कुछ ऐसे कोट्स होते हैं जिसको मैं और बार बार पढ़ती हूँ। मोटिवेशन ऐसा मिलता है ना, ये जो इंस्पिरेशन होती है ना जो आपको ऐसी किताबों से मिलती है, फिर वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहती है। भले ही अगर आप UPSC की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, फिर भी अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो आपको एक अलग सा इंस्पिरेशन मिलता है लाइफ में। इस किताब को जरूर पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर जरूर पढ़िए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जहां पे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।